नाम रोशनी और काम सारे अंधेरे वाले। कहा था ना मैंने कि पार्टी में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। भैया मैंने जानबूझकर जूस के ग्लास नहीं गिराए, आपकी दोस्त का धक्का लगने की वजह से ट्रे हाथ से छूट गई। विवेक, तुम्हारी बहन तो सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं डांस कर रही थी, लेकिन ये तो देखकर चल सकती थी ना। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। चलो गाइस, नहीं करनी कोई पार्टी। अलीशा सारे दोस्तों को पार्टी से ले जाती है, जिसे देख खुश होगी ना तू मेरी बेइज्जती करवा कर। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। खबरदार जो मुझे एक बार भी और भैया कहा तो आज तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। विवेक स्टोर रूम से एक मोटा डंडा लेकर आता है और रोशनी को बेरहमी से मारने लगता है। डंडे की मार से रोशनी के शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे। भैया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भैया। माँ, भगवान के लिए छोड़ दो। आज तुझे छोड़ दिया तो तू ऐसी गलती दोबारा करती रहेगी। विवेक रोशनी को काफी देर तक मारता है और जब देखता है कि रोशनी बेहोश होने वाली है तो वो डंडा फेंककर अपने कमरे में चला जाता है। रोशनी दर्द से तड़पते हुए फर्श पर पड़ी होती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? लोग कहते कि बड़ा भाई माँ बाप से भी बढ़कर प्यार देता है, लेकिन मेरा भाई तो मुझे जानवरों जैसे मारता है। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। ये कहते हुए रोशनी बेहोश हो जाती है और अब ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। कैसे चावल डाल रही है प्लेट में? आधे तो नीचे ही गिर गए। इतने साल हो गए तुझे इस घर में, लेकिन अभी तक खाना परोसना नहीं आया तुझे ठीक से। पापा, वो इस हाथ में काफी दर्द हो रहा है, इसलिए हाथ कपकपा रहे हैं। अरे जब गलती करेगी तो मार तो खाएगी ही ना। और कौन सा तुझे तेरे भाई ने जिंदा जला दिया? औरों के घर में जाकर देख, भाई तो बहनों की जान ले लेते हैं। अपने बेटे को कुछ बोलने की बजाय राजेश रोशनी को ही उल्टा सुनाता है। तो वहीं विवेक अब जैसे ही सब्जी का पहला निवाला खाता है तो फौरन उसे थूक देता है। कैसी सब्जी बनाई है तूने? भर भर के नमक डाल दिया है। इस तरह की कड़वी जहर सब्जी खिलाकर तू मुझे मारना चाहती है? अरे इस कमबख्त ने तो नाक में दम करके रख दिया है, चैन से खा भी नहीं सकते। विवेक गुस्से से उठता है और रोशनी के बाल पकड़कर खींचता है। भैया छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। पापा कुछ बोलिए भैया को। अरे मैं उसे क्या बोलूं जब गलती तेरी है। तेरा भाई दिन भर मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और जब घर में उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी तो वो क्या कुछ कहेगा नहीं? विवेक रोशनी के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए स्टोर रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। भैया दरवाजा खोलो, भैया आप मुझे मत बंद करो। भैया मुझे बंद कमरे में घुटन होती है, प्लीज दरवाजा खोल दो। चल गुस्सा थूक दे बेटा, मैं तेरे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? सालों से हमारे सीने पर बोझ बनकर बैठी है। आखिरकार कब तक इसे और बर्दाश्त करना होगा? तू तो जानता है बेटा, जब तू 5 साल का था तो तेरी माँ गुजर गई। तुझे माँ की कमी महसूस न हो इसलिए मैंने विमला से शादी की थी, लेकिन ये तो अपनी माँ को पैदा होते ही खा गई। जमाने के चलते इसे मजबूरन मुझे पालना पड़ा, वरना इसे तो मैं कब का कोड़े में फेंक देता। विवेक रोशनी का सुतेला भाई था, लेकिन राजेश सगा बाप होकर भी अपनी बेटी से नफरत करता था। रोशनी की आधी जिंदगी डर और दहशत के साथ ही गुजरी थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज रक्षाबंधन का दिन होता है। विवेक सोफे पर बैठे लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि तभी रोशनी विवेक के पास आती है। यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने अपने कपड़े धोने के लिए कहा था ना? हाँ भैया, वो तो मैंने धोने दे दिए और आपकी ब्लैक कॉफी भी मैं ला रही हूँ। फिर खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा लेकर आ। क्या आप एक बार अपना सीधा हाथ आगे कर सकते हैं? तुझे मेरे सीधे हाथ से क्या? भैया प्लीज एक बार आगे कर दीजिए। विवेक को कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो रोशनी उसकी कलाई पर राखी बांधने लगती है। ये देख विवेक गुस्से से खड़ा हो जाता है और रोशनी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे राखी बांधने की? कितनी बार कहा है तू सगी नहीं सौतेली बहन है मेरी। कोई हक नहीं है तुझे राखी बांधने का। भैया आज के दिन तो भाई अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं और आप मुझे मार रहे हैं। मैंने तो तुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है, मेरा बस चलता तो तुझे कब का जिंदा जला देता। रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के पवित्र त्योहार पर भी अपने भाई से इतनी नफरत और थप्पड़ खाकर रोशनी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजेश सोसाइटी के दोस्तों के साथ गार्डन में बैठा होता है। अरे मुबारक हो सतीश भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों की शादी हो गई। बेटियों की शादी करना भी किसी पुण्य से कम नहीं है। अरे वो तो है ही, भगवान की कृपा से दोनों बेटी ससुराल में खुश हैं। वैसे राजेश भाई साहब,
हमारी रोशनी भी अब शादी लायक हो गई है। क्या सोचा है फिर आपने उसकी शादी के लिए? रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा मिलेगा तो कर देंगे। राजेश के दोस्त जब उसे रोशनी की शादी के लिए टोकते हैं तो घर जाकर राजेश इस बारे में विवेक से बात करता है। मेरा दोस्त मिला था मुझे, वो भी यही कह रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इस पनौती की शादी कर देते हैं। कल ही पंडित जी से बात करता हूँ, इसी साल इसके हाथ पीले कर देंगे। 1 से 1.5 हफ्ता गुजर जाता है और आज पंडित जी रोशनी के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। हॉल में बैठे हुए, ये देखिए राजेश भाई साहब, लड़का लाखों में एक है। घर परिवार भी भगवान की कृपा से अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। लड़के की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता और बड़ी बहन ने ही अपने तीनों लड़कों को पाला है, लेकिन अब 2 साल पहले उसकी भी शादी हो गई। तो इसलिए अगर रोशनी बिटिया की शादी होती है तो वहां कोई औरत नहीं होगी। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है पंडित जी, अब तो आप बस उन लोगों से बात कर लीजिए। ये जानते हुए भी कि उस घर में एक भी औरत नहीं है, राजेश और विवेक रोशनी का रिश्ता तय कर देते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं था, लेकिन वहां तो इसके 2 देवर हैं। पता नहीं इसका क्या हाल होगा। अरे जो भी हो, हमें इससे क्या, हमें तो इससे छुटकारा मिला। अब चाहे कुएं में जाए या खाई में। विवेक और राजेश की यह बात दूर खड़ी रोशनी सुन लेती है, जिसे सुन वो काफी ज्यादा डर जाती है। भाई होकर ये मुझ पर इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो ससुर 2 देवर पति होंगे। वो लोग मुझ पर क्या अत्याचार करेंगे? कहीं मुझे जिंदा तो नहीं जला देंगे? जिस तरह इतने सालों से इन्होंने मुझे दबाया, कहीं वो तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे? सभी लड़कियां अपनी शादियों को लेकर इमोशनल और खुश होती हैं, तो वहीं रोशनी के दिल में एक डर सा बैठ जाता है कि उसके देवर उसके भाई जैसे ना हो। ऐसे ही समय गुजरता है और रोशनी की शादी हो जाती है। शादी कर रोशनी जब अपने ससुराल आती है तो उसकी बड़ी नंद उसका गृह प्रवेश करती है। जिस तरह दाएं पैर से तुमने कलश को गिराया, ठीक उसी तरह से इस आलते की थाली में अपने पैर रख छाप देते हुए आगे बढ़ो। इससे पहले रोशनी आलते से अपने पैर बाहर निकालती कि तभी उसके दोनों देवर अपने हाथों में व्हाइट शर्ट लेकर आते हैं और उसे आलते की थाली के सामने रख देते हैं। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दीदी, हम दोनों स्पेशली ये शर्ट इसी दिन के लिए लाए थे। भाभी, आप अपने पैरों की छाप जमीन पर न छोड़कर इन शर्ट पर छोड़ दीजिए। बड़ी भाभी माँ समान होती है। आज तक जिस तरह हमारी बड़ी बहन ने हमें माँ का प्यार दिया, आप भी उसी तरह हमें प्यार देना। हम इस शर्ट को आप दोनों की पहली एनिवर्सरी पर पहनेंगे। देख रही हो रोशनी, कितने प्यारे देवर हैं तुम्हारे। रोशनी अब अपने पैरों की छाप अपने दोनों देवर की टी-शर्ट पर छोड़ देती है। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन ही कनिका अपना सामान पैक करके ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है? आप कुछ दिनों के बाद भी तो जा सकती थी। मेरा तो आज ससुराल में पहला ही दिन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ अकेले काफी अजीब लगेगा, पर मैं क्या करूँ, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब रहती है और घर में उनका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। पर मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दोनों छोटे देवर हैं ना, तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे और पापा भी तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ही प्यार करेंगे। थोड़ी देर में ड्राइवर आता है और कनिका अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। रोशनी की शादी को मुश्किल से 2 दिन हुए थे कि तभी आशुतोष को पता चलता है कि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन आशुतोष, ये मीटिंग तो 2 हफ्ते बाद होने वाली थी ना। बहू को आए हुए ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तू इस तरह उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। पापा, ये मीटिंग 2 हफ्ते बाद होने वाली थी, लेकिन क्लाइंट को कोई जरूरी काम पड़ गया और वो चाहते हैं कि ये मीटिंग जल्द से जल्द हो। अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भैया, आप आराम से जाओ, हम है ना, हम भाभी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्यों भाभी? पहले नंद और फिर अपने पति के जाने के बाद अब रोशनी खुद को काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। रात का समय होता है, रोशनी सभी को खाना परोस रही होती है कि तभी, आपको क्या खाना बनाना नहीं आता? कितना घटिया बनाया खाना आपने, पूरे मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। लेकिन मैंने तो सब्जी चखी थी, सब ठीक था। तो आप क्या कहना चाहती हैं? हम झूठ कह रहे हैं? आपके मुंह का स्वाद खराब है, हमारा नहीं। अपने दोनों देवर की बात सुनकर रोशनी को वो दिन याद आने लगते हैं जब सब्जी में नमक ज्यादा हो जाने की वजह से उसके भाई ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। कहीं उसके देवर भी उसके साथ ये ना करें, ये सब रोशनी सोचने लगती है। अरे भाभी, खाक हो गई, लगता है भैया से शिकायत करने की सोच रही हो। अरे भाभी, हम तो मजाक कर रहे थे, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। सॉरी भाभी, मजाक के लिए। मैंने तो पहले ही मना किया था कि भाभी के साथ मजाक मत करना।
बहू इनकी बातों पर ध्यान मत दो, और अगर ज्यादा परेशान करे तो कान भी खींच लेना। अपने ससुर और देवर की बात सुनकर रोशनी की जान में जान आती है और वैसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रोशनी घर का सारा काम खत्म कर कमरे में बैठी सोशल मीडिया पर अपनी सहेलियों की फोटो देख रही होती है कि तभी रमन आता है। क्या कर रही हो भाभी, और ये फोटो किसकी है? लगता है आपके कॉलेज टाइम की है। देवर जी, ये मेरे कॉलेज टाइम की फोटो नहीं है, बल्कि ये तो अभी की है। मेरी सभी दोस्त फाइनल ईयर में है। भाभी पहले तो आप मुझे देवर जी बोलना बंद करो, मेरा नाम है, मुझे नाम लेकर पुकारो। लेकिन भाभी एक बात समझ नहीं आई, आपका तो कॉलेज काफी टाइम पहले कंप्लीट हो गया होगा ना, तो आपके फ्रेंड्स अभी तक कॉलेज में क्या कर रही हैं? वो रमन, मैंने कॉलेज नहीं किया। जब तक एडमिशन के लिए गई तो एडमिशन क्लोज हो चुके थे और फिर बाद में टाइम ही नहीं मिला। पता है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं कॉलेज जाऊं, पढ़ाई करूं, लेकिन कहते हैं ना, हर सपना पूरा हो जरूरी नहीं। इतना कहकर रोशनी खाने की तैयारी के लिए चली जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। रोशनी हॉल की सफाई कर रही होती है कि तभी रमन आता है। भाभी, मैं आपके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों रमन, और आंखें क्यों बंद करनी है? भाभी आप कितने सवाल करती हो, करो तो सही। रोशनी की आंखें बंद करते ही रमन उसके हाथ में एक फॉर्म रखता है। रोशनी जब आंख खोलती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो कॉलेज का फॉर्म होता है। मैंने यहाँ के बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दिया है। आप रेगुलर तो कॉलेज जा नहीं पाओगी, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आराम से ले सकती हो। बहू, ये मत सोचना कि मुझे कोई दिक्कत होगी। मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ें। ये सब देखकर रोशनी को अचानक से अपने एक बीते कल का पल याद आने लगता है। ये कॉलेज एडमिशन का आखिरी फॉर्म था, आपने इसे क्यों फाड़ दिया? अब इसके लिए मुझे साल भर इंतजार करना पड़ेगा। स्कूल पढ़वा दिया है, इतना काफी है। कॉलेज जाकर आवारागर्दी ही करेगी। और चूल्हा चौखा संभाल, बहुत कर ली पढ़ाई। जहां रोशनी के सौतेले भाई ने उसका कॉलेज फॉर्म फाड़ दिया था, तो वहीं रोशनी का देवर उसका कॉलेज में एडमिशन करवाता है। ये देख रोशनी मन ही मन काफी खुश होती है। क्या हुआ भाभी, आपको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? ऐसा नहीं है, ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। थैंक यू रमन। अब घर के काम के बाद रोशनी आराम से बैठकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोशनी कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई होती है कि तभी उसे वहां अपना क्लासमेट आकाश मिलता है। अरे रोशनी, इतने सालों बाद दिखी हो, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बन गए डॉक्टर? रोशनी आकाश बाजार में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां लक्ष्मण आता है। अरे भाभी, आप यहाँ? मैं भी यहीं से गुजर रहा था। इनसे मिलो, ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं आकाश, अब बहुत बड़े सर्जन बन गए हैं। ओह नाइस यार, कभी आओ हमारे साथ डिनर के लिए, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आकाश से अच्छे से बात करने के बाद अब लक्ष्मण अपनी भाभी के साथ घर आने लगता है। तभी लक्ष्मण, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे किसी लड़के से बात करने पर? भाभी मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और पापा भैया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो ये सब नॉर्मल है। लक्ष्मण की बात सुनकर जहां रोशनी को राहत मिलती है तो वहीं उसे वो टाइम याद आता है जब उसके भाई ने उसके गली के दोस्त रोहित को बहुत मारा था। भैया छोड़ दो मुझे, रोशनी तुम समझाओ ना इन्हें, ये गलत समझ रहे हैं। भैया, रोहित सिर्फ मुझे बुक लौटाने आया था। चुप कर तू, अच्छे से जानता हूं मैं क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों का। अपने दोनों देवर की इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना प्यार देखकर शुरुआती दिनों में रोशनी के दिल में जो डर था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था। ऐसे कुछ टाइम गुजर जाता है और आज संडे का दिन था। रोशनी जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही नाश्ता बनकर लगा हुआ है और सब रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने नाश्ता बाहर से मंगवा लिया? लगता है आज मुझे उठने में देरी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नाश्ता बाहर से मंगवाया नहीं है, बल्कि आज तो तुम्हारे देवरों ने नाश्ता बनाया है। वो क्या है ना, हर संडे के दिन हम दोनों ही खाना बनाते हैं। जब कनिका घर में थी तब भी ऐसा ही होता था, और तो और सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि घर के काम भी करते हैं। भाभी वो तो बस एग्जाम की वजह से कुछ टाइम से हम ये रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब से करेंगे। जल्दी से बैठिए और खाकर बताइए नाश्ता कैसा बना है। नाश्ता करने के बाद अब दोनों देवर मिलकर बर्तन, कपड़े, घर की साफ सफाई सब कुछ करते हैं और रोशनी पूरा दिन आराम करती है। और जैसे ही शाम होती है, भाभी जल्दी से तैयार हो जाइए, हम मूवी देखने जा रहे हैं। रोशनी अपने दोनों देवर के साथ मूवी देखती है, जिसके बाद वो लोग काफी मस्ती करते हैं। ये सब देखकर रोशनी जहां खुश थी तो उसे कुछ पुराने बुरे पल भी याद आते हैं कि कैसे उसकी तबीयत खराब में भी उसका भाई उससे काम करवाता था और बात बात पर उसे मारता था। ऐसे ही एक दिन,
अरे भाभी, जरा इस अमन को तो देखो। जितना आटा इसने परात में गूंथने के लिए नहीं निकाला, उससे ज्यादा तो इसने अपने मुंह पर ही लगा लिया। तेरी आंखों से प्याज काटते हुए जो आंसू निकल रहे हैं ना, उसका क्या? मैं कह रहा हूँ भाभी, इसकी बीवी बहुत खतरनाक आएगी जो इसे मार कर रखेगी। रविवार के अलावा भी बाकी दिनों में भी दोनों देवर अपनी भाभी के काम में काफी मदद करवाते, जिससे अब रोशनी दिल से खुश रहना सीखती है। और अब मीटिंग खत्म कर आशुतोष भी घर लौट आता है। और कैसी रही भाभी और देवर की जोड़ी? इन दोनों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? हाँ? अरे भैया, ये पूछो कि हमने और भाभी ने मिलकर कितनी मस्ती की। क्यों भाभी? ये सही कह रहे हैं जी, बहुत प्यारे देवर हैं मेरे। पता है, बिल्कुल भाइयों जैसा ख्याल रखा है इन्होंने मेरा। इसी तरह धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है और अब एक बार और रक्षाबंधन का दिन आता है। कनिका अपने भाइयों को राखी बांधती है। वैसे शादी के बाद रोशनी, ये तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है। तुम्हारे भैया को तो आना चाहिए था राखी बंधवाने के लिए। तुम लोग कौन से आए थे मेरे पहले रक्षाबंधन पर? उल्टा मुझे ही आना पड़ा था। जरूर उन्हें कुछ काम आ गया होगा। रोशनी, तुम रमन लक्ष्मण को अपने साथ ले जाओ, अच्छे से रक्षाबंधन मना कर आना। रोशनी जानती थी कि अगर वो रक्षाबंधन मनाने अपने मायके गई तो उसके साथ क्या होगा, लेकिन रोशनी किसी से कुछ नहीं कहती और अपने दोनों देवर के साथ जैसी रक्षाबंधन के लिए अपने मायके जाती है जहां दोनों बैठे थे। तो यहाँ क्या कर रही है? आज रक्षाबंधन है, आपकी बहन आपको राखी बांधने के लिए आई है। लगता है इसने तुम दोनों को अभी तक बताया नहीं है। ये मेरी सगी नहीं, सौतेली बहन है। आज तक मैंने एक भी रक्षाबंधन पर इससे राखी नहीं बंधवाई, तो आज क्यों बंधवाऊंगा? सोचा था कि शादी के बाद तो कम से कम हम सुकून से जिएंगे। लगता है विवेक, आज फिर तुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। इससे पहले कि विवेक रोशनी पर हाथ उठाता कि तभी लक्ष्मण विवेक का हाथ पकड़ लेता है। खबरदार, जो हमारी भाभी को छुआ तो हाथ तोड़ देंगे। अब समझ आया क्यों भाभी शादी के इतने समय बाद भी अपने मायके आने की जिक्र नहीं करती थी। और शुरुआत में इनके हाथों में जो हमने चोट के निशान देखे थे वो भी तुम्हारे ही दिए हुए थे। और आज रक्षाबंधन के दिन भी भाभी मायके आने का क्यों मना कर रही थी? अरे तुम लोगों को तो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जो घर की लक्ष्मी पर इस तरह अत्याचार करते हो। आज के बाद भाभी का तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। भाभी, भले ही रिश्ते में हम आपके देवर हैं, लेकिन एक बार आपने ही कहा था कि हम आपके भाइयों जैसा ख्याल रखते हैं। तो आज रक्षाबंधन पर हमारी इस कलाई पर राखी बांध दीजिए। अपने देवरों की बात सुनकर रोशनी की आंखें भर आती हैं और अब वो वहीं अपने दोनों देवर को राखी बांधती है। बचपन से आज तक मैं हमेशा भाई के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन आज भगवान ने देवर के रूप में मुझे दो भाई दिए। आप लोग चाहते थे ना कि अब मैं आपको अपनी शक्ल ना दिखाऊं, तो ठीक है, आज के बाद आप मेरे लिए और मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। रोशनी के दोनों देवर उसके आंसू साफ करते हैं। अब अपने दोनों देवर अपनी भाभी को लिए घर आ जाते हैं और अपने सभी पुराने दुख दर्द के पलों को और रिश्तों को भुलाकर रोशनी हंसी खुशी रहती है और हर बार रक्षाबंधन पर अपने दोनों देवरों को राखी बांधती है।